अब राय साहब अगले बार से ऐसा कीजिए कि यहाँ 2 ईंटा ला के रख दीजिए, कभी छोटा हो तो कभी के नीचे लगा दीजिए, माइक छोटा हो तो माइक के नीचे लगा दीजिए। मेरे भाग्य से बचे खुचे श्रोताओं, नहीं इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, इस देश का सबसे महान कवि हूँ। मंच की वरिष्ठता क्रम में हम 3 लोग बचे हुए हैं जो देश के विद्वान कवियों के श्रेणी में आते हैं। इसमें कौन सी हंसने की बात है? इसमें तो कोई हंसने की बात नहीं। आप गांव के लोग हैं, आप जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इधर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इधर जहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये ताली आप जरूर बजाएंगे कविता को प्रवचन के तरह से या मुरारी बापू के अमृत वाणी की तरह नहीं पिएंगे, उससे मेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। मेरे कल्याण को ध्यान में रखते हुए बात अच्छी लग जाए तो आप ताली जरूर बजाएंगे। ताली इसलिए भी बजाएंगे कि ये ताली हम कवियों के लिए पोलियो ड्रॉप का काम करती है, 2 बूंद जिंदगी की। आप गांव के लोग हैं, जानते हैं जब गांव में बोरिंग होती है तो पहले कंकड़ पत्थर बालू पीने योग्य पानी बहुत देर के बाद, इंतजार के बाद आता है। वैसे इस मंच पे जो कुछ हुआ अब तक समझ जाइए वो कंकड़ पत्थर बालू था। ओरिजिनल आइटम अब आपके सामने ऐसे, हाँ इतने से हमारा काम चल जाएगा। जो बिना सुने मुझे चले जाते हैं, उनको बुरे बुरे सपने आते हैं और मैं रात को भूत बन के उनको सुनाता हूँ। तो कम से कम ये जो लोग बचे हैं उनको तो समझिए कि लाभ होना ही है। ये कहते मिथिलेश भाई की देश तमाम विसंगतियों से गुजर रहा है, इसमें हंसने का क्या जरूरत है। और हाथी कवियों का ऐसा है कि बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आप लोगों को पढ़ा लिखा मान करके, और आप भी मुझे एकदम प्रचंड विद्वान मान करके मेरी बात सुनिए। बया से अच्छा कोई घर नहीं बनाता, बाबुल पक्षी जो है बुलबुल उससे अच्छा कोई गाता नहीं है, मोर से अच्छा कोई नाचता नहीं है, चींटी से ज़्यादा कोई अक्लमंद नहीं है, हाथी से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, शेर से ज़्यादा दिलेर नहीं है। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, हंसना जो है वो केवल इंसान को नसीब है। किसी जानवर को आप हंसते हुए नहीं देखे होंगे। यदि कोई गधा, कोई कुत्ता, कोई जानवर कहीं हंसते हुए दिखाई दे जाए तो आप समझिए धीरे धीरे वो इंसान होने की परंपरा में है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद जिसको हंसी न आए समझिए कि धीरे धीरे वो जानवर होने की हंसने से आदमी पतला होता है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये स्वर्गीय हरिशंकर परसाई जी का ये वाक्य है। हंसने से आदमी दुबला होता है, हंसाने से मोटा होता है। लेकिन देश की तमाम विसंगतियां हैं, हंसी आज समाप्त होती जा रही है। अमीर हंसता है तो गरीब की लंगोटी उतरवा के हंसता है, और गरीब हंसता है तो अपनी लंगोटी में फाक खेलता है। बिल्कुल इस देश में सबसे मुश्किल है तो केवल हंसना मुश्किल है। अनायास केवल 2 लोग हंसते हैं, एक महिलाएं हंसती हैं, एक बच्चा हंसता है। लेकिन महिलाएं हंसना इसलिए बंद कर दी कि वो जानती हैं कि इनसे खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में है, और बच्चे इसलिए नहीं हंसते कि वो जानते हैं चीनी का भाव कितना है। बिल्कुल आप हंस रहे हैं और आप जो एकदम डीहा बरम की तरह से हैं। कभी कभी हंस दीजिए, कभी आप भी हंस देंगे तो हमको लगेगा कि ये मूर्ति स्थापित नहीं है, आप भी सचल देवता की तरह से। जहाँ जहाँ हंसी आए वहाँ हंसीए। भालचंद जी पिया पिया करके गीत सुना रहे थे, तकिया में नथुनिया फंस गई पिया पिया, तो फजीहत भाई पूछ रहे थे कैसा लग रहा है आपको। हमको ऐसा लग रहा है जैसे कान में कोई करेले का जो है जूस डाल रहा है। कोई पुरुष जब पिया पिया कहता है तो हमको ऐसे ही अच्छा लगता है, श्रृंगार के है। देखिए, और आप भी हंस रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ये फजीहत भाई ये जो बाल झड़े हुए हैं ये बहुत भाग्य के द्योतक है, सबके नहीं झड़ते। आदरणीय तो कहते हैं कि ये बाल 2 आदमी के झड़ते हैं जिनके हाथ पर स्नेह से हाथ फिराया जाए, सर पे हाथ प्रेम से फेरा जाए तो ये बाल झड़ने का काम शुरू हो जाता है। पूरे जीवन में 2 लोग प्रेम से हाथ
फेरते हैं सर पे, एक माँ फेरती है और दूसरा जो है पत्नी फेरती है। दोनों के हाथ फेरने में अंतर होता है। माँ जब फेरती है तो बाल बड़े होते हैं, पत्नी जब फेरती है तो पीछे के लोगों से बहुत शुरू से ही हमारी मतलब देख रहे हैं, पीछे के लोग जो हैं इस संभ्रांत गांव में भी अपने को अति पिछड़े वर्ग का समझ रहे हैं। आप अति पिछड़े वर्ग का कभी न हो, वहीं से आप ताली बजा देंगे मेरा काम चल जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल पंडित आदमी हूँ, शुद्ध सात्विक नहीं तो ये बच्चे हैं, आप लोगों को बता दूं, अचानक विद्वान नहीं हुआ हूँ, मैं शुरू से ही विद्वान हूँ। जब मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली तो आदरणीय ने कहा कि मैं भी डॉक्टर हूँ। तो हमने कहा गुरुजी आप किस विषय के डॉक्टर हैं, अपने शोध प्रबंध का विषय बताएंगे? बोले कि है ना विषय, वैशात्मक दूध के बाल्टात्मक जल के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। हम बिहार के लोग ज्ञान बांटते नहीं हैं। एक बार गौतम बुद्ध को प्राप्त किया, उसके बाद आज तक किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और जब भी ज्ञान देना होता है तो देखिए बिहार में कभी ज्ञान नहीं दिए, ज्ञान देना हुआ तो सारनाथ आकर के ज्ञान का बमन किए। तब से ये जो जड़ चेतन लोग हैं ये लोग जो है ज्ञानी हो गए। हम लोग ज्ञान का काम करते ही सीधी एकदम आपको कविता सुनाएंगे और तुरंत एकदम झंडू बाम की तरह तुरंत लगाओ तुरंत आराम, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, आपको भरपूर आनंद आएगा। आनंद ना आए तो समझिए बिल्कुल पैसे वापस एकदम। केवल आप इतना कीजिए कि बस ताली बजाते रहिए, वो हमारी कमजोरी है। समझिए कि आप ताली नहीं बजाएंगे तो मतलब कि हम हाँ नहीं, ये आगे के लोग पे भी ये नियम लागू होता है, जो अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं। अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं प्रमाण देता हूँ कि हमने वेद का अध्ययन और पुराण भी हमने पढ़े हैं, और साहित्य का तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ ही। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि जो आगे के जो वीआईपी लोग होंगे वो ताली नहीं बजाएंगे, ऐसा किसी पुराण में लिखा नहीं है। यदि कहीं आपको मिल जाए लिखित रूप में तो हम बता दीजिएगा। ये बता रहे थे बसंत का, बसंत यार मेरे पे एक बार आ गया। अब इसमें हंसने की कौन सी बात है? हमारे गांव में जमींदार साहब हैं, वो जब चाहते हैं तब बसंत आ जाता है। बसंत उनके नौकर का नाम है। वो जब बसंत तब बसंत आ जाता है। तो हमारे यहाँ तो आ ही सकता है। तो बसंत आ गया। हुआ यूं कि जब मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, पंडित आदमी एक हाथ की शिखा, इससे भी सिद्ध होता है कि मैं चोटी का कवि हूँ। मेरी यहाँ उपस्थित कवियों में सबसे लंबी चोटी है, इससे भी सिद्ध होता है कि मैं चोटी का कवि हूँ। तो एक तरफा प्यार हो गया। मैं उस लड़की को बहुत प्यार करता था, संस्कृत से था इसलिए लड़की हमको घास नहीं डालती थी। अब इसमें कौन सी हंसने की बात है? होता नहीं है, ऐसा होता है बहुत। अभी आप बच्चे हैं, हमारे उम्र के हो जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा। तो चलते चलते हम गाने लगे कि चलते चलते रुक जाता हूँ मैं, गाते गाते खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? फजीहत भाई ने कहा नहीं यार, ये कमजोरी का लक्षण है, ऐसे नहीं होता। तब तक आ गया बसंत। अब बसंत आ गया तो प्रेमिका जो है मैके चली गई। मैके क्या, अपने मामा के घर चली गई थी। तो प्रेमिका मिली नहीं और नानी उसकी मिल गई। और जब से उसकी नानी मिली, जब भी बसंत आता है, सुनिए ये श्रृंगार रस सुनिए, बसंत आता है तो किन किन चीजों की याद आती है कि धन्य हो बसंत तुझे दूर से प्राण मेरा, तेरी तरुणाई और रवानी याद आती है। और बुद्धों पे जवानी की, जवानों पे नदानी की, नदानी भी सुहानी मन मानी याद आती कि तेरा आगमन सुन रोम रोम कांपता है, बीती हुई बात की कहानी याद आती है। और पिछले बसंत में पिटाई इतनी हुई कि आज तक प्रेमिका की नानी याद तो वो प्यार तो एक तरफा हो गया था। 80 घाट पे
ये 80 घाट नाम है, 80 घाट गिनती के नहीं। तो 80 घाट पे किसी ने कहा कि इन बाबाओं से हाथ दिखा लो, वहाँ बड़े 4-5 बाबा टाइप के लोग आए हैं, उनसे हाथ दिखाओ, भाग्य खुल जाएंगे। गए तो 4 बाबा चटाई बिछा के बैठे थे। हमने कहा बाबा हाथ देखिए, एक लड़की को बहुत मतलब करते हैं, लड़की घास नहीं डालती है। बोले कि 5वें शिष्य से कि बेटा रामलाल, पंडित के लिए एक चटाई डाल। बाबा ने कहा कि हम इतना जानते तो बाबा हुए होते। तो रास्तों पे पसंद आए तो ये आप भी हंस सकते हैं, कोई वो नहीं, मतलब हंसी आए तो उसमें जब बाबाओं पे बसंत आता है तब क्या कि एक अनहोनी देखी संत भी बसंत में ही स्वयं साधना की खाट खड़ी करने लगे। एक अनहोनी देखी संत भी बसंत में ही स्वयं साधना की खाट खड़ी करने लगे। एक अनहोनी देखी संत भी बसंत में ही स्वयं साधना की खाट करने लगे। भ्रामरी विलोम अनुलोम सब भूल कर की कूक पर ध्यान धरने लगे। डोलने लगी तपस्या, डोलने लगी तपस्या, आसन भी हिल गया, अंगों में अनंग के प्रभाव पड़ने लगे। और रामदेव को लगा बसंत का महीना, कैटरीना के लिए कपाल भाती करने लगे। थोड़ा सा टेम्पो और बढ़ाइए, इतने से मेरा काम नहीं चल रहा। नहीं, हमको आदरणीय गुरु जी ने कहा था कि बहुत अच्छे श्रोता हैं, बड़ा मन से सुनते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको समझ रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के बहुत जाने माने लोग हैं। आप मुझे समझ लीजिए कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि हूँ। अब कोई रह नहीं गया, वैसे भी उत्तर प्रदेश में एक आदरणीय है और एक मैं हूँ। इसमें क्या है, ये सही है, कोई नहीं है। रिटायर हो चुके हैं, 60 बरस इनकी आयु हो गई। अब 2-4 बरस और रहेंगे तो ले दे पूरा देश में मैं ही एक बच गया। इसलिए हमको आप सुन लीजिए, मैं किसी देश विदेश के चक्कर में नहीं गया हूँ, भारत से बाहर कभी गया ही नहीं। भालचंद जी की तरफ से मेरा सारा माल यही बिक। हाँ देखिए बढ़िया, आप बता दे रहे हैं एकदम कि आपको कि ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि मैं पंडित आदमी हूँ। मंत्र हमको दोनों तरह के याद हैं, शादी के भी और श्राद्ध के भी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमको ये याद है कि कौन कब पढ़ना है। ये कह रहे थे पाकिस्तान वाला बहुत बहुत फेमस छंद हमारा 3-4-5 छह हुआ। सुन लीजिए, एक लगता जा रहे हैं भाई साहब। अरे सुन लीजिए आप, ऐसा कैसे मतलब जा रहे हैं? जाओ, शराब दूंगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी। हाँ मेरा लग ही जाता है। तो पाकिस्तान से हमने अब आप सुनिए, वो कह रहे थे ऐसा नहीं है देश। सुन लीजिए सर, बहुत कृपा होगी हमारे। हाँ सुन लीजिए, हमारी दुकान चल जाएगी, हमारे बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे। वैसे भी हम पंडित आदमी आशीर्वाद देने का काम करते आए हैं आज, और कुछ नहीं करते। आप बहुत अच्छे हैं, एकदम चपकत तो भाव से अब बैठे रहिए। बीच बीच में ये विद्वता में समझे कि वास्तव में विद्वान। हाँ वो सब कई का जानकार हूँ। अंग्रेजी में तो अभी एक दिन पूछा था गुरुजी ने कि खाली संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी है मतलब 13-14 भाषा आती है तो अंग्रेजी आती है? तो बिल्कुल शुरू से 5 क्लास से ही आती है। कहा अनुवाद करके दिखाओ, वह गया तो गईबे किया, ऐसा गया कि गईबे नहीं किया। ये मतलब गुरु लोग भी जब समझ जाइए कि बहुत दूसरे के जीव होते हैं। जब अपने कुछ समझ में नहीं आता है तो चेलों से पूछते हैं। तो जब अपने नहीं बना पाए तो कहे कि विद्वता दिखाओ इसमें। वह गया तो गईबे किया, ऐसा गया कि अईबे नहीं किया। देखिए हमारी विद्वता। हमने कहा गुरु जी ही वेंट द वेंटे वेंट, ऐसा वेंट कि नाटक है। सुनिए आप, वो कह रहे थे कि हमने देश के बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीका। और तरीका यदि कायदे से लग जाए कि वास्तव में ये तरीका बहुत अच्छा है
तो थोड़ा सा मेरा सहयोग कीजिएगा, उत्साहवर्धन कीजिएगा। आप मतलब तालियों में कंजूसी मत कीजिए कि ये मर गया, वो मर गया, यहाँ मार दो उसको। मेरी देशभक्ति ऐसे है कि मतलब एक गोली खर्च होगी, न कोई मरेगा, न एक कतरा खून का गिरेगा, और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। मतलब सब लोग शहीद हो जाए, बलिदान हो जाए, मर जाए, तो उस कश्मीर को लेकर हम क्या करेंगे? सही बात है। हम तो न मरेंगे न कश्मीर देंगे। एकदम थेथरई की पराकाष्ठा है। देखिए इसको। तो हमने तुलनात्मक अध्ययन के 2-4 छंद लिखे, सुने आप। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान और अपना मेरा राज्य बिहार, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए जैसे 60 वर्षों से या देश आजाद हुआ उसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ, और हमारी सरकार जो वही कहते रहती है नाक में दम हो गया है, पानी अब नाक से ऊपर जा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, कश्मीर हमारा है, और करते हम कुछ नहीं है। बस बिल्कुल इसी तरह से ये छंद है, देशभक्ति केवल सिद्ध हो रही है। एक पंक्तियां बिल्कुल ध्यान से सुनिए मंत्र की तरह से, और जहां कायदे की बात हो गई हो वहीं से hamaरा समर्थन कीजिएगा, तब अगला सुनाऊंगा, नहीं तो एक 35 बार पढ़ केवल है कि बात नहीं। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भौंक देते हैं। देशभक्ति और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन देखिए कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भौंक देते हैं, और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। मतलब वीर रस में हास्य रस का संयोजन नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के विरोधी रस है, लेकिन दोनों रस एक में सिद्ध। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भौंक देते हैं, तेरे कारखाने धुआं जितने की छोड़ते हैं, उतने की यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं, और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी सुरती खा के थूक देते हैं। आपको बिल्कुल ये छंद अच्छा लगा, एक छंद और तुलनात्मक अध्ययन। हमारे गांव में ये कह रहे थे ना, पता नहीं सब सारी महानता है, लेकिन अंत में ये लोग स्कूटर पे भैंस लदवा ही देते हैं। मेरे इतने लोग जो है महान, अब मैं कहूँ कि आपके उत्तर प्रदेश में राम आए और कृष्ण आए, तमाम अवतार हुए, आप जैसा देश का सर्वश्रेष्ठ संचालक, इतना बड़ा साहित्यकार, वीर पुरुष यही उपस्थित हैं, तो मायावती जी आज तक कुंवारी क्यों है? और हम लोग बहुत गए गुजरे हैं, हमारे बिहार में होती तो कुछ ताली वाली बजा दीजिएगा तो हम समझेंगे आप समझ। तो हमारे गांव में नहीं, ये मेरी ओरिजिनल टिप्पणी है, लोगों ने इसको बहुत तरह से कॉपी किया, आप चिंता मत कीजिए। सुन नहीं पाए थे, पूछ रहे हैं क्या था। हाँ। तो हमारे गांव में मरने के बाद कोई नरक नहीं जाता, बिल्कुल एकदम कसम से बता रहे हैं, सब लोग स्वर्ग जाते हैं। नरक इसलिए नहीं जाते कि नरक पहले से फूल है, वहां जगह नहीं है। एक दादा जो है, ये जैसे अपने ये जी है, नाम बड़ा टेढ़ा है, बहुत संभल के लेना पड़ता है हमें। हाँ, हम संस्कृत वाले हैं तो ले लिए, वरना ले भी नहीं सकते और लोग तो नाम भी नहीं रखते। तो ये राय साहब हैं, तो हुआ यूं कि इन्हीं के तरफ से 65 वर्ष का व्यक्ति है कि मरने कगार पे आया, तो लोगों ने कह दिया कि राम बाबा का जोग करो तो आयु बढ़ जाएगी। अब बाबा जब जोग किए तो 5 वर्ष आयु उनकी बढ़ गई, और बढ़ गई, मरने के बाद स्वर्ग पहुंचे, तो अब शराब आया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब बाबा जब देखे
सराय तो कहे कि ये तो रामदेव के चक्कर में फंस गए थे, ने 5 साल पहले आ गए। तो कायदे का तो कोई साहब गया ही नहीं। यदि कायदे का कोई व्यक्ति चला गया होता तो एक की समस्या, आतंकवाद की समस्या, उग्रवाद की समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। पंक्तियां सुनिए और मजा लीजिए कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन गया। कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। ये अभी थोड़ी सी कम ताली आ रही है, मैं बहुत ये पीछे वाले लोग मतलब कि प्रसाद बटेगा, आप लेके जाइएगा। अब नहीं तो वो जब मेरी कथा तो इधर से बारी बारी से आ करके और दक्षिणा चढ़ाकर मेरे से आशीर्वाद ले लीजिए। आपका परिवार एकदम फूलो पते। सुनिए, ध्यान मजे से सुनिए, बहुत मेहनत से पढ़ रहा हूँ, आपके लिए बहुत दूर से आया हूँ और आप जगह है तो सुन लीजिए, सार्थक कर लीजिए। इस तरह का मतलब समझिए मिलेगा नहीं आपको, टिकट कटाने पे भी हम प्राप्त नहीं होते हैं। कि बाबा राम यदि पाक में चले गए पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए झमेला बन जाएगा। जय ललिता, उमा जय ललिता, ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी गई तो इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। कायदे का दे दो यार, बिना गोली बारूद सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक ढंग का कोई नेतृत्व नहीं, किसी को बुद्धि नहीं है, सारी गुंडई में अमेरिका फंसा हुआ। आ जाओ बेटा, ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती है जब मैं काव्य पाठ करता हूँ। आ जाओ। हे आर्यपुत्र, अब आप विराजमान हैं, आप देश के भविष्य हैं।